आरव अंबानी सेक्रेटरी के लिए ये नाम ही काफी था। उसे तुरंत पता चल गया था कि सामने वाला पर्सन कौन है। उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर बोला, ओह आरव बाबा, आप कैसे हैं? आप कहाँ हैं आजकल? मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछने के लिए कॉल किया है। अच्छा बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे जानना है कि अंबानी फैमिली से हिमाचल स्टेट को संभालने का काम किसे मिला है। सेक्रेटरी थोड़ी देर तक कुछ न बोल सका क्योंकि उसे आरव से इस सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से मैं ये जानने का हक रखता हूँ। बिल्कुल हक रखते हैं आप, बस मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, हिमाचल स्टेट विहान बाबा के अंडर में आता है। विहान का नाम आते ही आरव के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, क्या मुझे विहान का प्राइवेट नंबर मिल सकता है? बिल्कुल, मैं आपको उनका नंबर अभी भेजता हूँ। इसके बाद आरव ने कॉल कट कर दिया। आरव को पिछले 3 साल से अंबानी फैमिली से बाहर कर दिया गया था, वो भी एक ऐसे काम के लिए जिसे उसने किया भी नहीं था। आरव को शक था कि उसे फंसाने के लिए उसकी फैमिली से ही किसी ने चाल चली थी और उसे सबसे ज्यादा शक विहान के ऊपर था। उसने सेक्रेटरी के दिए हुए नंबर पर विहान को कॉल किया। वो इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन अभी फिलहाल वो विहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि फैमिली ऑर्डर की वजह से विहान हिमाचल स्टेट संभाल रहा था और विहान को ऑफिशियली हार्म पहुंचाना फैमिली के खिलाफ जाना हो सकता था और फैमिली के खिलाफ जाना किसी को अलाउड नहीं था। इस सब के बाद आरव ने रीना को कॉल किया। हेलो सर, क्या हुआ? उन पेपर्स के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो पेपर्स करण के पास ही रखे हैं। और रीना, आज के बाद इस बारे में कुछ मत पूछना। आरव की बात सुनकर रीना थोड़ी सहम गई। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी आरव फिर बोला, रीना, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम फ्लाइंग फिश के जिन टॉप स्ट्रीमर्स का कॉन्ट्रैक्ट फीनिक्स लाइव स्ट्रीम के अंडर साइन करवाने वाली थी, उसे चेंज करके अब उनका कॉन्ट्रैक्ट फीनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी के अंडर साइन करवाओ। रीना को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये काम एकदम सीक्रेटली होना चाहिए। इसके अलावा अब हम फ्लाइंग फिश और फीनिक्स लाइव स्ट्रीम को अलग अलग चलाएंगे, फीनिक्स लाइव स्ट्रीम ए और फीनिक्स लाइव स्ट्रीम बी। अगर कोई कुछ पूछे तो उसे बोलो कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो सर, क्या दोनों कंपनी के फाइनेंस और बिजनेस डिपार्टमेंट भी अलग अलग होंगे? बिल्कुल, अब से सब अलग अलग चलेगा। अभी हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है रीना, लेकिन एक बार हमारे पास बड़ा अमाउंट आ जाए तो हम कंपनी के शेयर्स भी खरीद लेंगे। ओके सर, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, आप टेंशन फ्री रहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए तुम फीनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी से दिवाकर को अपने पास बुला लो और उसे बोलना कि वो सारे स्ट्रीमर्स के पास इन पर्सन जाकर साइन करवाए। समझ गई सर। और सर, एक बात और, क्योंकि कंपनी में ज्यादातर एम्प्लॉयज की हायरिंग करण ने की है, तो अब मैं इन लोगों पर तो बिलीव नहीं कर सकती ना। रीना, जैसा माहौल चल रहा है उसमें तुम ना सिर्फ करण के लोगों पर बल्कि हम अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अवेयर रहना। और हाँ, ये काम जितनी जल्दी से जल्दी कर सको हमारे लिए उतना ही अच्छा है। उसके बाद आरव ने फोन काट दिया।
आरव से बात करने के बाद रीना ने डीप ब्रेथ ली। वो पिछले कुछ दिन से फिनिक्स लाइव स्ट्रीम को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के सपने देख रही थी, जिससे वो कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पर एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। लेकिन अब सामने एक अलग ही सिचुएशन थी जिससे उसे डील करना था। उसे एक अजीब से डर का एहसास होने लगा। उसे लगने लगा कि वो एक ऐसी जंग पर थी जहां वो बिल्कुल अकेली थी और उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने वो सब कुछ कर डाला जो उसे आरव ने करने को कहा था। दिवाकर ने चुपचाप सारे स्ट्रीमर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और उन्हें अपनी तरफ से एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमारी मेन कंपनी फिनिक्स एंटरटेनमेंट ही है। फिनिक्स लाइव स्ट्रीम उसकी एक पार्ट है। काम होने के बाद रीना ने वापस आरव को कॉल किया। सर, आपने जैसा जैसा बोला था वो सब हो गया है। मैंने दिवाकर को उन कॉन्ट्रैक्ट के साथ वापस आपके पास भेज दिया है। उसके बाद रीना ने हेजिटेट होते हुए कहा, सर, क्या अब मैं वापस फिनिक्स एंटरटेनमेंट में आ सकती हूँ? यहाँ मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि यहाँ तो अपने लोग हैं ही नहीं। रीना की बात सुनकर आरव के फेस पर एक मुस्कान सी आ गई। उसने कहा, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है रीना। करण भले ही अभी हमारे अपोजिट चला गया है, लेकिन वो तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा। एक्चुअली किसी ने उसका माइंड वॉश कर रखा है। धीरे धीरे तुम ये सारी पॉलिटिक्स समझ जाओगी। अब जाकर रीना को थोड़ा बेटर फील हुआ। उसके बाद आरव आगे बोला, रीना, अब तुम्हें एक और काम करना होगा। एक और काम? हाँ सर, बताइए। देखो, फ्लाइंग फिश और फिनिक्स लाइव स्ट्रीम एक साथ मिल गई हैं। इसके बावजूद फ्लाइंग फिश के स्टॉक्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। इसके लिए तुम करण को कॉल करो और उसे थोड़ा और इन्वेस्ट करने को बोलो, जिससे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़े, क्योंकि वो अब कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है, इसलिए मना नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, मैं बात करती हूँ उनसे। आरव जानता था कि फिनिक्स लाइव स्ट्रीम का कंट्रोल अंबानी फैमिली में जाने की वजह से उसका बहुत लॉस हुआ था। इसलिए अब वो अपना लॉस कवर करने के दूसरे रास्ते सोच रहा था। क्योंकि अब फिनिक्स लाइव स्ट्रीम से अंबानी फैमिली जुड़ गया था, तो धीरे धीरे वो जल्दी ग्रो करने लगी। इंटरनेट पर जल्दी ही उसके बारे में बातें होने लगी। 15 से 17 दिन में कंपनी स्टॉक्स अपने पीक पर पहुंच गए। इससे सबसे ज्यादा फायदा आरव को हुआ, क्योंकि आरव ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट फ्लाइंग फिश के स्टॉक्स में लगा रखा था। तो अब कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ने से आरव के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई। उसने जितने पैसे लगा रखे थे, अब वो बढ़कर 10 गुना हो गए थे। बेशक फिनिक्स लाइव स्ट्रीम आरव के हाथ से निकल गई थी, लेकिन स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ने से आरव अब फायदे ही फायदे में था। अब जब आरव के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई थी, तो आधे स्टॉक सेल करके आरव ने कुछ पैसे बना लिए और आधे अभी मार्केट में ही रहने दिए। उसके बाद उसने अपना पूरा फोकस फिनिक्स एंटरटेनमेंट में लगा दिया। उसने अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई। ये एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर आरव के द्वारा बुलाई गई पहली मीटिंग थी, इसलिए कंपनी के एम्प्लॉय भी काफी एक्साइटेड थे। जब सब लोग वहां आ गए तो आरव ने कहा, रीना मैम ने फिनिक्स लाइव स्ट्रीम को नई ऊंचाइयां दी है, लेकिन अब हमारा पूरा फोकस फिनिक्स एंटरटेनमेंट पर रहेगा। इसलिए मुझे बताइए कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। नॉवेल अडेप्टेशन काम कहां तक पहुंचा और हमारा जो शूट चल रहा है उसकी क्या अपडेट है। इस पर कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर उठी और बोली, मिस्टर अंबानी, हमारे एक प्रोजेक्ट के अडेप्टेशन का काम हो गया है और वो अब मार्केट में है। उससे हमें काफी प्रॉफिट भी हो रहा है और हमारे विजुअल प्रोजेक्ट 3 लाइफ की शूटिंग आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। इस मंथ के एंड तक वो भी पूरी हो जाएगी। वेरी गुड। ओके, मैं आप सबको बता दूं कि अब हम फिनिक्स एंटरटेनमेंट की ग्रोथ में जान लगा देंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। और रही बात 3 लाइफ की, तो मैं उसके शूट पर पर्सनली जाऊंगा और पता करूंगा कि क्या सिचुएशन है। आज आरव की मीटिंग लेने से वहाँ के एम्प्लॉय बहुत खुश थे। तुषार और दिवाकर जैसे मैनेजर्स को जब से रीना ने ये बताया था कि आरव ओवरसीज से भेजा हुआ बंदा है, तो उनका तो आरव के प्रति एटीट्यूड ही चेंज हो गया था। तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अंबानी, मेरा सजेशन है कि अब आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। यू आर नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, तो आपके साथ अब एक सेक्रेटरी तो होनी चाहिए। तुषार की बात सुनकर आरव मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं तुषार जी। अब मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत तो होगी, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में मेरी जो पोस्ट थी उसके लिए भी अब हमें एक एम्प्लॉय चाहिए होगा। तो क्यों ना हम इंटरनेट पर वैकेंसी डाल दें।
अच्छा आइडिया है, कर सकते हैं। उसके बाद फीनिक्स एंटरटेनमेंट की मार्केटिंग टीम ने एक रिक्वायरमेंट पोस्ट इंटरनेट पर डाल दी। शाम होने तक बहुत सारे रिज्यूम्स आ गए और आरव बैठकर एक एक करके सबको चेक करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक रिज्यूमे पर टिक गई। उस कैंडिडेट का नाम था रश्मि दत्ता और उसकी स्टडीज फॉरेन में हुई थी। उसने कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी किया हुआ था। आरव ने जब और डिटेल में देखा तो उसे समझ आया कि रश्मि का एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है और वो खुद से ही बात करते करते बोला, इतने एक्सपीरियंस वाली लड़की क्या मेरी सेक्रेटरी के तौर पर काम करना पसंद करेगी? लेकिन आरव ने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ आया। ओह वेरी नाइस, तो इसने दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। सही भी है, इतनी टैलेंटेड लड़की सेक्रेटरी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी आराम से संभाल सकती है। उसके बाद आरव ने उसे अगले दिन इंटरव्यू के लिए मेल डाल दिया। अगले दिन जब आरव अपने ऑफिस पहुंचा तो कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉय रिसेप्शन के बाहर ही मंडरा रहे थे। आरव को देखते ही उन लोगों ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अंबानी। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग रिसेप्शन के बाहर क्यों टहल रहे हो? आज कुछ काम नहीं है क्या? तभी एक यंग एम्प्लॉय ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, एक्चुअली आरव सर, आपकी सेक्रेटरी की जॉब का इंटरव्यू देने के लिए एक लड़की आई हुई है और वो इतनी खूबसूरत है कि हम सब एक एक करके बस उसे देख रहे हैं। उस लड़के की बात सुनकर आरव को हंसी आ गई और वो बोला, अरे कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? चलो अब जाओ और अपना काम करो। और फिर सब वहां से चले गए। उसके बाद जब आरव रिसेप्शन रूम में एंटर हुआ तो तुषार एक लड़की के साथ बैठा बातें कर रहा था। उस लड़की को देखकर एक पल के लिए तो आरव भी सन्न रह गया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसकी अपनी प्रेजेंस थी और उसका अपना एक ऑरा था। तुषार की नजर जैसे ही आरव पर पड़ी तो वो हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। हेलो मिस्टर अंबानी, ये है मिस रश्मि दत्ता और ये आपकी सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने आई हैं। लेकिन रश्मि ने आरव को पहले 3 बार ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ओह, तो आप हैं आरव अंबानी? जी हाँ, मैं ही हूँ आरव अंबानी। रश्मि, मैंने आपका रिज्यूम पढ़ा है। आप तो बहुत ही टैलेंटेड हो। मैं काफी इम्प्रेस हुआ आपके एक्सपीरियंस से। तो मिस्टर अंबानी, अगर आप मुझे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर चाहते हैं तो पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। इस पर आरव ने अपनी भौहें ऊंची की और मुस्कुराते हुए बोला, इंटरव्यू देने आई हो या लेने? आई तो इंटरव्यू देने ही हूँ, लेकिन जैसे आप मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की के साथ काम करना चाहते हैं तो मुझे भी तो पूरा राइट है कि मैं भी टैलेंटेड बॉस ही चुनूं। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल, पूरा राइट है तुम्हें, लेकिन इससे पहले कि आरव अपनी बात कंप्लीट कर पाता वो बीच में ही बोल पड़ी, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी कंपनी का क्या विजन है? आपके पास कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्लान है और अगले कितने सालों में आप उसे अचीव करने का टारगेट रखते हैं? उसकी बात सुनकर आरव ने एक छोटा सा पॉज लिया और फिर बोला, देखो रश्मि, मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट तो रीना मैम ही है, तो तुम्हारे सवालों के जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैम कंपनी को वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज में लाना चाहती हैं और कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रही हैं। उसके बाद हम पूरे हिमाचल प्रदेश में अपना बिजनेस फैला लेंगे और फिर नेक्स्ट 3 ईयर में सेकंड फाइनेंशियल प्लान रिलीज करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट वर्ल्ड वाइड बिजनेस रहेगा। तभी तुषार ने रश्मि को इम्प्रेस करने के पर्पज से बोला, रश्मि, अभी हमारी कंपनी ने फ्लाइंग फिश कंपनी को खरीदा है। अगर आपने सुना हो तो फ्लाइंग फिश स्ट्रीमिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। अब हमारे स्टॉक्स भी बहुत हाई हैं। इस पर रश्मि ने बहुत नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ, मैंने सुनी है ये न्यूज, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आपकी कंपनी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। फ्लाइंग फिश बहुत बड़े स्कैंडल में फंसी थी। फंड्स के मिसयूज से लेकर सीक्रेट अफेयर्स तक की खबरें इंटरनेट पर चल रही थी। उसके बाद उसके स्टॉक्स की वैल्यू भी बहुत डाउन हुई थी। तुषार जी, जहाँ तक मुझे याद है कि आज आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। तुषार आरव का इशारा तुरंत समझ गया। एक्चुअली आरव नहीं चाहता था कि तुषार कंपनी के इंटरनल सीक्रेट किसी नए पर्सन के सामने बोले। उसके बाद तुषार वहाँ से चला गया। अब आरव ने रश्मि से कहा, रश्मि, अगर तुम्हारे सवाल हो गए हो तो क्या अब मैं पूछना स्टार्ट करूं? हाँ श्योर, गो अहेड। क्योंकि मैंने तुम्हारा रिज्यूम चेक किया है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो तुम किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो। तुमने यहाँ ही क्यों अप्लाई किया? रश्मि ने बिना झिझके तुरंत आरव के सवाल का जवाब दिया। सही कहा आपने। अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग मैं आराम से किसी भी कंपनी की सीईओ बन सकती हूँ।
लेकिन मैंने आपकी कंपनी में अप्लाई किया क्योंकि मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल दिखा। उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। पोटेंशियल वर्ड आरव ने काफी दिनों बाद सुना था। उसने हंसते हुए बोला, पोटेंशियल? ऐसा क्या पोटेंशियल दिख गया तुम्हें? हमने तो कुछ बड़ा किया भी नहीं अभी तक। मैंने चेक किया कि आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और आप लोगों ने 4 कंपनियां बना ली हैं। आप लोग फिनिक्स एंटरटेनमेंट के अलावा गोल्डन गेट रियल एस्टेट, फिनिक्स लाइव स्ट्रीम और डिलाइट चैरिटी भी रन करते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिनिक्स लाइव स्ट्रीम को अब काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब फिनिक्स लाइव स्ट्रीम और फ्लाइंग फिश अलग अलग हैं। अब हमारा पूरा फोकस फिनिक्स एंटरटेनमेंट पर है। लेकिन अच्छा लगा ये जानकर कि तुम पूरी रिसर्च के साथ आई हो। मुझे जिस कंपनी में जॉब करना है उसकी तो रिसर्च करके ही आऊंगी ना। अगर मैं ऐसा किए बिना आ गई तो मैं एक बेवकूफ कहलाऊंगी। उसके बाद रश्मि ने आरव की फिनिक्स एंटरटेनमेंट और बाकी की कंपनीज के बारे में बताना स्टार्ट किया। आपकी फिनिक्स एंटरटेनमेंट अभी नॉवेल एडेप्टेशन का काम कर रही है। एक प्रोजेक्ट का काम पूरा भी हो चुका है और उसके अलावा आपकी कंपनी की फर्स्ट मूवी 3 लाइफ की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। वहीं दूसरी कंपनी गोल्डन गेट रियल एस्टेट फील्ड की जानी मानी कंपनी है। उसके थ्रू आप लोग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्काई टॉप सिटी वो कर रहे हो। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उससे आप लोगों को बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब रही बात तीसरी कंपनी जो कि डिलाइट चैरिटी है। उसने मुझे यहाँ अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पैदा की। आकांक्षा आपकी कंपनी का फेस है जिससे पब्लिक बहुत डीपली कनेक्टेड है। कुछ ही टाइम में उसके थ्रू आपको सबसे ज्यादा इनकम होने वाली है, जिससे आपको किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रश्मि की बातें सुनकर आरव सन्न बैठा था। आखिर कोई इतनी रिसर्च के साथ कैसे आ सकता था? आरव उसके टैलेंट से इम्प्रेस होकर बोला, रश्मि, तुम सच में एक रेयर टैलेंट हो। मैं तुम जैसी लड़की से पहले कभी नहीं मिला। थैंक यू सो मच मिस्टर अंबानी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्योंकि मैं मनाली सिर्फ इस जॉब के लिए आई हूँ तो मुझे एक हाउस चाहिए। कंपनी आने जाने के लिए एक कार और ड्राइवर चाहिए। इसके अलावा मैं 2 पोस्ट एक साथ संभालने वाली हूँ, तो मेरी सैलरी भी डबल होनी चाहिए। तुम जैसी टैलेंटेड लड़की जो मांग रही हो वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। हमारी कंपनी भी आराम से इतना अफोर्ड कर सकती है। इस पर रश्मि खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, फिर मैं आज से ही काम स्टार्ट करती हूँ। आप मुझे मेरा ऑफिस बता दीजिए। रश्मि, मैंने ये जरूर कहा कि हमारी कंपनी तुम्हारी डिमांड अफोर्ड कर सकती है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें हायर कर लिया है। आरव की बात सुनकर पहली बार रश्मि के फेस में हैरानी वाला एक्सप्रेशन आया। क्या मतलब है इस बात का मिस्टर अंबानी? क्या मैंने आपसे कुछ ज्यादा मांग लिया? नहीं रश्मि, तुमने कुछ भी ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन तुम हमारी कंपनी से कहीं बेटर कंपनी डिजर्व करते हो। मनाली आने में तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ है वो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट रीइंबर्स कर देगा। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। ऐसा नहीं था कि आरव रश्मि को हायर नहीं करना चाहता था, क्योंकि आरव को भी जरूरत थी कि कोई उसका बर्डन कम कर सके और ये काम रश्मि जैसा टैलेंट ही कर सकती थी। लेकिन अचानक आरव ने फील किया कि रश्मि टैलेंटेड तो बहुत थी, लेकिन उससे डील करना काफी कॉम्प्लिकेटेड था और आरव ये गलती अब अफोर्ड नहीं कर सकता था। रश्मि को बेस्ट विशेस बोलकर आरव बाहर निकलने लग गया। 1 मिनट मिस्टर अंबानी, अगर मेरी डिमांड ज्यादा है तो हम उन्हें कम कर सकते हैं। मुझे घर नहीं चाहिए, ना ही कार और ड्राइवर चाहिए। और एक काम करो, आप सैलरी भी मुझे 1 पोस्ट की ही दे दो। अब ठीक है? आरव ने एक बार फिर उसे समझाया। रश्मि, इट्स नॉट अबाउट योर डिमांड्स। अब रश्मि ने अजीब एक्सप्रेशन से आरव को देखा और बोली, अगर डिमांड की बात नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको मुझे ना हायर करने का एक बेटर रीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। क्या रीजन चाहिए तुम्हें? तो सुनो, रीजन यह है कि रश्मि दत्ता, तुम बहुत टैलेंटेड हो और मुझे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर इतनी टैलेंटेड लड़की नहीं चाहिए। क्या होगा अगर फ्यूचर में मेरी सारी पावर्स तुमने ले ली तो? मैं तो बस एक नॉर्मल सेक्रेटरी ढूंढ रहा हूँ जो बस मेरी बात को समझे और मुझे एग्जीक्यूट कर सके। क्या तुम्हें ये रीजन बेटर लगा? उसके बाद आरव उससे हाथ मिलाकर रिसेप्शन रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में रश्मि भी उसके पीछे पीछे आई और वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी।
आरव अंबानी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने इनसिक्योर इंसान होंगे। तुम किसी को इसीलिए हायर नहीं करना चाहते क्योंकि वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। तुम इतने पैथेटिक इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। रश्मि जब जोर जोर से आरव पर चिल्ला रही थी तो कंपनी के काफी सारे एम्प्लॉयज छिप छिप कर ये ड्रामा देखने लगे, लेकिन आरव ने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो अपने ऑफिस की तरफ जाता रहा। लेकिन वही रश्मि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरव अंबानी, तुम्हें तो औरतों की भी रेस्पेक्ट करनी नहीं आती। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम कैसे रीना विश्वास के नीचे घुट घुट कर काम करते होंगे। तुम जैसे लोग सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब कंपनी के एम्प्लॉयज छिप छिप कर कानाफूसी करने लगे। मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि इंटरव्यू देने आया पर्सन इंटरव्यू लेने वाले पर चिल्ला रहा है। क्या आरव सर और इस खूबसूरत लड़की के बीच कुछ स्पेशल रिलेशन है? अदरवाइज एक डिप्टी जनरल मैनेजर को ये सब बोलने की हिम्मत आखिर किसमें हो सकती है? कहीं आरव सर का इंटरव्यू लेने का कोई स्पेशल तरीका तो नहीं जिसमें इंटरव्यू देने वाले को चीखना चिल्लाना पड़ा? उसके बाद रश्मि ने ऐसा कुछ कहा जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आरव अंबानी, जो इंसान लड़कियों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, वो कभी भी असली मर्द नहीं कहला सकता। ये सुनकर सब शॉक रह गए। आरव भी अब चलते चलते अचानक से रुक गया। वो मुड़ा और रश्मि की तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा और उसके बाद वो एक कदम चलता हुआ रश्मि की तरफ बढ़ने लगा। छिप कर देख रहे कुछ एम्प्लॉयज हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। उसने ऐसी बात बोल दी है जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर ये लड़का होती तो सर इसे जरूर एक जोर का तमाचा लगाते। तभी आरव रश्मि के एकदम पास पहुंच गया। वो रश्मि के इतना पास खड़ा था कि रश्मि को एक कदम पीछे लेना पड़ा। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हारे सॉफ्ट स्पॉट को टच कर दिया? क्या मैंने जो भी बोला वो सच है? आरव उसे देखकर मुस्कुराया और उसके कान के पास जाकर बोला, You are hired. रश्मि को आरव की बात पर बिलीव नहीं हुआ। एक्चुअली उसे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी क्या हो गया। क्या मैंने कुछ गलत सुना? तुमने अपना मूड कैसे चेंज कर दिया? तुम यही तो चाहती थी ना? रश्मि को तुरंत रियलाइज हुआ कि वो इतनी देर से जो आरव को उकसा रही थी उसका रीजन ये नहीं था कि वो रिजेक्ट होने से गुस्सा थी, बल्कि वो चाहती थी कि उसे हायर कर लिया जाए। बस वो सोच में पड़ गई कि आरव ने उसके अंदर चल रहे इंटेंशन को इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। लेकिन फिर भी वो बहाने बनाती हुई बोली, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कहा ना कि मैं असली मर्द नहीं हूँ। अब जब तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। रश्मि ने आरव के चेहरे की स्माइल देखी। उसने नोट किया कि उस स्माइल में कुछ गलत इंटेंशन था। मुझे डरा रहे हो। ये सोचना भी मत कि तुम मुझे बुली कर पाओगे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे छेड़ा या परेशान किया जा सके। रश्मि दत्ता, आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हारी सारी शर्तें मान ली गई हैं। जाओ और काम स्टार्ट कर दो। और फिर आरव वहाँ से मुड़कर चला गया। वहाँ छिपकर सारा तमाशा देख रहे एम्प्लॉयज भी ये सीन देखकर हैरान थे। OMG, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि जिस लड़की ने आरव सर को इतना बुरा भला बोला, सर ने उसे ही हायर कर लिया। आखिर ये कैसी स्ट्रेटेजी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। रश्मि ने देखा कि कुछ लोग छिप छिप कर उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। वो चलती हुई उनके पास गई। जब उन लोगों ने रश्मि को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो एक बार को तो वो लोग डर गए। रश्मि उनके पास जाकर बोली, हेलो, आई एम रश्मि दत्ता। मैं आरव सर की सेक्रेटरी और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर हूँ। आप चलकर मुझे मेरा ऑफिस दिखा सकते हैं? यस मिस दत्ता, आइए मैं आपको आपके ऑफिस ले चलता हूँ। उस एम्प्लॉय ने रश्मि को उसका ऑफिस दिखा दिया। उसकी थोड़ी देर बाद आरव ने अपने ऑफिस में बैठे बैठे तुषार को कॉल किया। हेलो तुषार जी, मेरी सेक्रेटरी के तौर पर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट पर रश्मि दत्ता को हायर कर लिया गया है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अंबानी। ओके, मैंने आपको एक लिस्ट भेजी है। ये सब रश्मि के डिमांड्स हैं जिन्हें कंपनी उसे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आप रश्मि के लिए एक कार और एक ड्राइवर और साथ साथ उसके रहने के लिए एक घर की भी व्यवस्था कर दीजिए। आरव की बात सुनकर तुषार हैरान था। एक नई एम्प्लॉय को कंपनी इतना कुछ प्रोवाइड करा रही थी। उसे अंदर से थोड़ी जेलसी भी फील हो रही थी। मिस्टर अंबानी, मैं वही लिस्ट चेक कर रहा हूँ।
लेकिन क्या ये सही है कि उसकी सैलरी डबल होगी और कार, ड्राइवर, घर ये सब भी उसे मिलेगा? शी इज़ अ रेयर टैलेंट तुषार जी, इसलिए उसकी मांगे कुछ भी ज़्यादा नहीं है। कंपनी को उससे रिटर्न भी अच्छा खासा होगा। आप उससे एक बार और पूछ लेना कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बोल दे। ओके मिस्टर अंबानी, मैं जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। उसके बाद तुषार सीधा रश्मि के ऑफिस गया। उसने ऑफिस का डोर खोला और अंदर घुसने लगा कि तभी अंदर से रश्मि की आवाज आई। प्लीज आज के बाद जब भी आप मेरे ऑफिस आए तो अंदर आने से पहले एक बार डोर नॉक करें। उसकी बात सुनकर तुषार थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने चेपते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी मिस दत्ता, मैं वापस जाकर एक बार नॉक करता हूँ। उसके बाद तुषार बाहर गया और उसने डोर नॉक किया। अंदर से रश्मि की आवाज आई। प्लीज अंदर आ जाइए। तुषार अंदर आकर बोला, मुझे मिस्टर अंबानी ने भेजा है। मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आपके लिए कार और ड्राइवर की व्यवस्था कर दी गई है और आपके लिए फ्लैट भी अरेंज कर दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं, बस घर की कीज यहाँ रख जाइए और ड्राइवर को बोलिए कि कार लेकर कंपनी के बाहर आ जाए। श्योर मिस दत्ता, क्या मैं ग्रोसरी लेने चलने में या घर तक आपको ड्रॉप करने में आपकी हेल्प करूं? नो थैंक्स सर, आई एम फाइन। मैं खुद मैनेज कर लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जब तुषार का काम हो गया तो रश्मि वापस से अपने लैपटॉप में काम करने लगी। लेकिन जाने से पहले तुषार ने एक और कोशिश की। मैंने सुना है कि मिस दत्ता मनाली शहर में आप एकदम नई हैं। शहर के बारे में तो आप ज्यादा नहीं जानती होंगी, है ना? रश्मि ने बिना इंटरेस्ट लिए उसकी बात का जवाब दिया। किसी भी शहर के बारे में वहाँ रहकर ही जाना जा सकता है। तो क्या आप यहाँ अकेली आई हैं या साथ में आपके बॉयफ्रेंड भी हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरे बारे में कोई ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। रश्मि ने जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर तुषार को जवाब दिया था, उससे तो उसका पूरा फेस ही उतर गया। उसे थोड़ा अनकंफर्ट फील हुआ और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। जब वो वापस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट पहुंचा तो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे थे। रश्मि दत्ता आज कंपनी का हॉट टॉपिक बना हुआ था। तुषार सर, क्या ये बात सही है कि मिस दत्ता को हायर कर लिया गया है? सर, मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। वैसे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। इस पर तुषार ने बुझे हुए मन से कहा, हाँ, उन्हें हायर कर लिया गया है और उनकी सैलरी भी डबल होगी, क्योंकि वो मिस्टर अंबानी की सेक्रेटरी होने के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर भी होंगी। लेकिन सर, हमने तो सुना है कि डबल सैलरी के साथ साथ कार और एक फ्लैट भी दिया जा रहा है उन्हें। इज इट ट्रू? तुषार ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी एक एम्प्लॉय ने बाकियों से मजाक करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आरव सर मिस दत्ता की ब्यूटी पर फिदा हो गए हैं। मैंने तो मिस दत्ता को अपनी आंखों से देखा है, उन पर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। वैसे भी आरव सर की वाइफ तो अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो इन दिनों उनके करीब तो जा ही नहीं सकते, तो शायद बाहर कहीं ऑप्शन देख रहे हो। अरे धीरे बोलो, अगर ये बातें मिस्टर अंबानी के कानों तक चली गई तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, वैसे भी हमें क्या ही करना है, लेकिन सोचो क्या जमाना आ गया है कि जिस लड़की ने इंटरव्यू के टाइम मिस्टर अंबानी को इतना बुरा भला कहा, उस पर फिदा होकर उन्होंने उसे ही हायर कर लिया। तुषार को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि रश्मि ने आरव को बुरा भला कहा था, क्योंकि वो किसी काम से बाहर चला गया था। जब उसने सुना तो उसके कान खड़े हो गए और उसे उन दोनों पर थोड़ा शक होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे आरव और रश्मि के बीच कुछ तो पक रहा है। उसने गुस्से में अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, क्या बकवास चल रही है यहाँ? ये क्या बातें हो रही हैं? मिस्टर अंबानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके बारे में ऐसे फालतू की बातें करना बंद करो। सब लोग चुपचाप अपने काम पर लग जाओ। इतना कहकर तुषार वहाँ से निकलकर टेरेस की तरफ आ गया। उसने तुरंत ही रीना को कॉल किया, जो कि फीनिक्स लाइव स्ट्रीम के ऑफिस में बैठी थी। उसने बताया कि रश्मि को आज हायर किया गया है और आरव और रश्मि के बीच हुए सारे इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया। ये सुनकर पहले तो रीना भी शॉक हुई और बोली, ठीक है तुषार जी, मैं मिस्टर अंबानी से बात करती हूँ और अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बोलिए कि ये फालतू की बातें ना फैलाएं, क्योंकि इससे कंपनी की रेपुटेशन बिगड़ती है। बिल्कुल मिस विश्वास, और प्लीज आप मिस्टर अंबानी को ये मत बताइएगा कि ये सब मैंने आपको बोला है, अदरवाइज उनके अंदर मेरे लिए थोड़ी खटास आ जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अच्छा चलिए, अभी मैं रखती हूँ। रीना ने फोन काट दिया और इसी बारे में सोचने लग गई। उसे अंदर से ऐसा लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जगह तो नहीं ले लेगा, लेकिन उसके अंदर ये भी हिम्मत नहीं थी कि आरव को कॉल करके इस बारे में पूछ सके।
आखिर अपने बॉस से कौन पूछताछ कर सकता था। इधर आरव आज ऑफिस से आधे घंटे पहले निकलने लगा। उसे जाकर अदिति को पिक करना था। वो जैसे ही कंपनी से बाहर निकलने वाला था, पीछे से एक आवाज आई। मिस्टर अंबानी, ये क्या, आप ऑफिस से जा रहे हैं? लेकिन अभी भी आधे घंटे बचे हुए हैं। जब आरव ने पीछे देखा तो वहाँ रश्मि खड़ी थी। हाँ, लेकिन आज मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको नहीं लगता कि आपको लास्ट तक काम करके सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए? रश्मि की बात सुनकर आरव के फेस पर मुस्कान आ गई और वो बोला, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अक्सर ही जल्दी निकल जाता हूँ और आता भी थोड़ा लेट ही हूँ। वैसे आज मुझे अपनी वाइफ को पिक करने जाना है और ये रीना मैम को इन्फॉर्म किया हुआ है। रश्मि को थोड़ा अजीब लगा कि आरव खुद को डिफेंड करने के लिए रीना विश्वास का सहारा ले रहा था। ओके, वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज कंपनी में एक नई एम्प्लॉय आई है, तो एटलीस्ट एक छोटी सी वेलकम सेरेमनी तो होगी ही। ठीक है, इस बारे में तुम तुषार जी से भी बात कर लो, वो सारा अरेंजमेंट कर देंगे। लेकिन बस मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर आप ही नहीं आ पाएंगे तो फिर इस सेरेमनी का मतलब ही क्या? एक्चुअली रश्मि, आज मुझे अपनी वाइफ के साथ होना है। तो आप अपनी वाइफ को अपने साथ ले आइए। आरव ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, तुषार जी को बोलना कि होटल सिम्बा में बात कर लें। हम रात का डिनर और फन वहीं करेंगे। और फिर आरव वहाँ से निकल गया। होटल सिम्बा फीनिक्स एंटरटेनमेंट का फेवरेट प्लेस बन चुका था। जब भी आउटिंग करनी होती थी तो वे सब लोग सीधा होटल सिम्बा पहुँच जाते थे। वहाँ से निकलकर आरव सीधा स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट पहुँचा और उसने अदिति को पिक किया। कार में चलते चलते अदिति ने कहा, आरव, तुम्हें पता है जोया भी प्रेग्नेंट है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। फिर वो थोड़ा हिचकते हुए बोला, मतलब वो ललित से ही प्रेग्नेंट है ना? ऑफ कोर्स, ललित से ही। ये उसका दूसरा महीना है। पता है जोया ने आज क्या जोक मारा? वो बोली कि अगर हमारे बच्चे सेम जेंडर के हुए तो उन्हें हम ब्रदर सिस्टर बनाएंगे, और अगर डिफरेंट जेंडर के हुए तो हम फ्यूचर में इन लॉज बन जाएंगे। अदिति की बात सुनकर आरव के फेस में एक नकली मुस्कान आ गई। ऑफ कोर्स वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वो ललित और जोया को अंदर से नापसंद करता था। उसे पता था कि उसके होने वाले बच्चे को उसे अंबानी फैमिली में भेजना होगा और वो इसे चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद अगर वो फ्यूचर में किसी भी रैंडम पर्सन से प्यार करे तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बस वो ललित और जोया के बच्चे नहीं होने चाहिए।